तो हम कैसे समझें? क्या शांति पुकारने से शांति हो जाए? हम सब शांति का पाठ पढ़ना शुरू करें, क्या चारों तरफ शांति हो जाए? आखिर एक सवाल है कि किसको युद्ध चाहिए? युद्ध किसको चाहिए? क्या आपको चाहिए, किसानों को चाहिए, मजदूरों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, या उन बेरोजगार युवकों को युद्ध चाहिए? किसको आखिर युद्ध चाहिए? आप देखिए चारों तरफ युद्ध का वातावरण है। उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और सबसे भयानक हिंसा गाजा में हम सब देख रहे हैं। और ऐसी हिंसा जिसका कि कोई दूसरा उदाहरण अतीत में भी दिखाई नहीं देता, जहां एक पूरे मुल्क को भूख से तड़पा तड़पा कर मारने का काम किया जाता है। और आप देखिए कि चारों तरफ उसके जो अरब कंट्रीज, अरब देश कैसा सन्नाटा छा गया। आखिर ये जो तमाम युद्ध हैं वो हो क्यों रहे? किसको चाहिए? ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इसी नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा हुई, आखिर किसको चाहिए? आप ध्यान से देखिए, अपने खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएए, एनआरसी, ये जो कानून था उससे जो एक भेदभाव पैदा होगा सांप्रदायिकता के आधार, उसके खिलाफ सीए का आंदोलन, एक डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक आंदोलन, और उसको युद्ध भूमि में बदल दिया गया। किसको चाहिए? ये एक सवाल है जिस सवाल को अगर हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, तभी शायद हम उनको पहचान पाएंगे जिनको युद्ध चाहिए। और युद्ध का कोई पूरा इतिहास, आपको युद्ध का इतिहास दिखाई देगा। पहले एक कहावत होती थी, युद्ध लड़ाई की होती है। आप लोग सब जानते हैं, उसमें गलत तरीके से एक जोड़ा जाता है कि दो होते हैं, जड़, जमीन और जोड़ू। ये जोड़ू भी असल में जड़ और जमीन का ही मसला है, क्योंकि अपना बच्चा चाहिए जिसके जरिए संपत्ति को दूसरे अपने बेटे तक ट्रांसफर करें, इसीलिए जोड़ू चाहिए। आप देखो ध्यान से, तो पूरा का पूरा युद्ध ही इस संपत्ति को जड़ और जमीन देकर, और चाहे वो व्यक्ति से मसला हो या देश का देश। आज जो पूरा का पूरा यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसके पीछे कौन है? वही अमेरिका आपको दिखाई दे। आप देखें, फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहां से हथियार आ रहे हैं उस युद्ध के लिए? वही अमेरिका आपको दिखाई दे। तो ये जो अमेरिका है, उस अमेरिका के चरित्र को पहचानना जरूरी है। यही वो अमेरिका था जिसने जापान पर भी परमाणु बम गिराए, जिसका कि एक नहीं कई पीढ़ियों तक नुकसान होता है। और आज भी वो उसी परमाणु हथियार के दम पर धमकी जो है तमाम दुनिया को देता है। तो समझने की जरूरत है कि आखिर इस युद्ध के पीछे ये जो ताकत है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी नुमाइंदगी करता है, और इनका मकसद क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में ही एक बात कही, किसको युद्ध चाहिए? क्या महिलाओं को चाहिए? क्या मजदूरों को चाहिए? क्या किसानों को चाहिए? क्या युवाओं को चाहिए? नहीं। जब तक शांति रहेगी
तभी इनके घर चलेंगे, इनका रसोई चलेगा, इनको काम तभी मिलेगा। अगर युद्ध होगा तो इनके घर नहीं चलेगा। जो तेल शांति में 50 और 60 रुपए का था, युद्ध में वही 100 रुपए हो जाए। जो अनाज शांति में 20 और 25 रुपए किलो होगा, वही युद्ध में 100 रुपए किलो। अभी याद है हाल के ही दिनों में ऑपरेशन सिंधु, और क्या हुआ उसके बाद? देखते देखते लूट शुरू होगी। तो युद्ध जब भी होगा उसका असर सीधा गरीबों पर, हिंसा जब भी होगी उसकी मार इस पर पड़ी। आप देख लो उन लिस्ट को, जो विक्टिम फैमिली, जो मारे गए लोग। हमने, मैं तो उन घरों में गया हूं, उन जितने लोग मारे गए थे, आप एक भी ऐसा घर नहीं था जो गरीबों का ना हो। और बहुत गरीब थे जो काम से लौट गए थे और उनको मारा गया। क्या किसी अमीर का बच्चा मरा? नहीं। मारने वाले भी कौन? वही गरीब तबके के, और मरने वाला कौन? वो भी वही गरीब तबके। ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि ये युद्ध या सांप्रदायिक हिंसा, इसका मकसद क्या है। तभी शायद हम शांति के पाठ से भले ही शांति ना हो, लेकिन अगर हम मकसद समझते हैं, अगर हम मकसद समझ जाए, तो हम इस युद्ध के खिलाफ एक वातावरण बना सकते हैं। आप ध्यान से देखें, ये जो भारत और पाकिस्तान को जो सबसे पड़ोसी मुल्क, उधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर श्रीलंका, चारों तरफ अगर देखें तो इन 25-30 साल के की जो नीतियां रही, इसको हम नव उदारवादी नीति कहते हैं, जिसमें पूंजी की छूट है कि वो जहां जाए वहां जाए, मुनाफा कमाए, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई ठोके नहीं। लेकिन आप अगर वीजा लगाएंगे, आपको अगर लगता है कि अमेरिका में नौकरी मिल सकती है, आप अमेरिका जाना चाहेंगे, तो आपको वीजा पासपोर्ट नहीं है। आप घूमने जाएंगे तो मिल जाएगा, यानी खर्च करने जाएंगे तो मिल जाएगा, मजदूरी करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजी जो है वो अमेरिका की पूंजी भारत आ सकती है, भारत की पूंजी अमेरिका जा सकती है, उसमें कोई रुकावट। इसी नीति को उदारवादी नीति करते हैं। उदारता मजदूरों के प्रति, बल्कि उदारता पूंजी के प्रति। और ये पूंजी के प्रति जो उदारता है, वो भी उसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और जब ज्यादा मुनाफा होगा, यानी मजदूरों का नुकसान, मजदूरों का जो हक है। आप देखो 10-8 घंटे जो काम करते थे, आज वो 12 घंटे का। उनको कोई यूनियन न बना सके, अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, इसके लिए श्रम कानून आए, इसके लिए लेबर लॉ। ये मजदूर जो है वो आपस में एक साथ ना हो जाए, अपने हक के लिए इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए इनको हिंदू और मुसलमान बना, इसलिए इसको जातियों में बांट। आप ध्यान से देखेंगे, यही नीति लगातार चल रही है। पूरे समाज में जाति और धर्म के आधार पर एक विभाजन किया गया है, जिसका मकसद है कि मजदूर वर्ग की एकता खत्म हो, वो अपने हक के लिए खड़ा न हो। तो मजदूर तो हमेशा चाहेगा कि शांति हो। अगर शांति होगी
तभी उसका हक मिलेगा, उसका घर चलेगा। दूसरे तरफ जो मालिक है, जो जैसा मैंने आपको कहा, आज के डेट में किस कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है, किस देश का पैसा लगा हुआ है, ये ग्लोबल कैपिटल, दुनिया भर की आवारा पूंजी। ये आवारा पूंजी, आवारा कौन होता है? इसका कोई ठिकाना घर नहीं है, ठिकाना नहीं। तो ये पूंजी आज आवारा है, जो कहीं भी मुनाफा बनाने के लिए आज वही हो रहा है। और इसी आवारा पूंजी को हमारे शासन, हमारी सत्ता, हमारी सरकार उसका समर्थन करती है। आप ध्यान कीजिए, ये पूरा का पूरा जिसको हम लोग सब देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्राइवेटाइजेशन होना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि सरकारी मतलब हम सब की, और उसको व्यक्तिगत बना देना। आज अडानी अंबानी तो कई गुना तरक्की कर गए, लेकिन जनता जो है वो अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि इससे जो उपजा हुआ असंतोष है, हम सब जो उस असंतोष का शिकार, सब में, मजदूरों में, गरीबों में असंतोष भरा हुआ है। अब ये असंतोष जो है वो कहीं फूट न पड़े, और इसीलिए इस असंतोष को डिवाइड एंड रूल, ये जो अंग्रेजों का शासन था, बांटो और राज करो, इसी बांटने और राज करने की जो नीति है वही है युद्ध की नीति, अशांति की नीति, सांप्रदायिकता की नीति। और उसी का शिकार यहाँ हम लोगों ने सबने देखा है कि ये पूरे इलाके में वही अशांति थी, उसी को बांटने की राजनीति थी। तो मेरा कहना है, मुझे लगता है कि समय मुझे 15 मिनट कहा गया, 30 मिनट कहा गया था, तो समय करीब करीब पूरा हो रहा है। मैं अपनी बात को समेटते हुए रखना चाहता हूं कि शांति एक चीज है और मुर्दा शांति दूसरी चीज है। हमें शांति तो चाहिए, लेकिन मुर्दा शांति नहीं। और मैं पाश की एक कविता पढ़ के अपनी बात खत्म करूं। पाश की कविता है, इसका नाम है सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप्पी के जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां खींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तरफ का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। धन्यवाद। तो अपनी कविता से अपने दिल के भाव भी हमारे सामने व्यक्त करें। कहते हैं कि घर हो खुदाए पाक का या हो राम का मंदिर, घर हो खुदाए पाक का या हो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते हुए मौसम में ठंडी हवा मिल गई, और आप आए जनाब तो कुछ यूं लगा हमारे जख्मों को जैसे दवा मिल गई। मैं गुजारिश करूंगा जनाब दयाल सिंह जी से आए स्टेज पे और तशरीफ लाएं, और मैं निसार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। जनाब दयाल सिंह साहब जरा जोरदार ताली बनाइए।
ये ऐसे अखबार सब हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं गुजारिश भी करूंगा ध्यान दीजिए कि अपने ख्यालात हमारे सामने रखें। आदरणीय दोस्तों, बहनों, मुझे खुशी है कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। यह वर्ष संविधान के 75वें वर्ष भी है और यह वर्ष गुरु तेग बहादुर के 350 की शहादत का दिवस साल है। आज जिस बात को लेकर हम आगे बढ़े, हमें इस बात पर समझना चाहिए कि शांति कैसे स्थापित। मैं जब इतिहास के पन्ने पढ़ने की कोशिश की, जब गुरु तेग बहादुर साहब के शहादत का 350 वर्ष के सारे देश में इंटरनेशनल तौर पर मनाया जा रहा है, तो मेरे सामने एक सवाल, शांति क्यों स्थापित नहीं होती, इसका कारण। जब ये कहा जाने लगे कि मुगलों का इतिहास मिटा देना चाहिए, तो शांति कैसे पैदा हो जाए। मैंने सवाल किया, अगर मुगल इतिहास खत्म हो जाएगा तो सिख इतिहास भी खत्म हो जाएगा। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास, हम यह भी नहीं समझ पाए कि इस देश में, जिसे हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, इस देश में मुसलमानों की आबादी कभी भी 20% से कभी ज्यादा नहीं, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे वो लोधी वंश हो, और चाहे मुगल सल्तनत। अभी हमारे दोस्त ने जिस बात को उठाया, मैं उन्हीं के सामने बात करूं। हिंदू समाज दो धाराओं में बटा, शांति क्यों नहीं होती, मेरा सवाल आपसे केवल। हिंदू समाज दो धाराओं में बटा, एक शासित वर्ग था, एक शोषित वर्ग। जो शासित वर्ग था, जिसे हम ये मान सकते हैं कि जो उच्च श्रेणी के लोग थे, जिसको आज भी अपर कास्ट कहते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और ठाकुर, ये चाहे तुगलक वंश हो, राज सत्ता का प्रशासन इसी के पास, चाहे खिलजी वंश हो, राज सत्ता का प्रशासन इसी के पास, चाहे लोधी वंश हो, राज सत्ता का सारा आनंद ये ले गए, और चाहे मुगल काल हो, राज सत्ता पूरी इन्हीं के हाथ में। अभी भाई साहब ने एक और बात कही, चाहे अंग्रेज हुकूमत हो, राज सत्ता इन्हीं के पास। राज सत्ता किसके पास नहीं थी, वो है शोषित वर्ग, जिसकी आबादी इसी देश में, अगर हिंदू की आबादी लगा ले तो 70% वो लोग हैं जिसकी बात भाई साहब कह रहे थे, जो शोषित वर्ग। गुरु नानक ने क्या किया, गुरु नानक ने शोषित को की बाह पकड़ी, उसकी बाजू पकड़ी, उसको साथ दी, उसको लीडरशिप प्रोवाइड। क्यों लीडरशिप प्रोवाइड की? जो शासित वर्ग था, जो सत्ता में बैठा था, वो केवल और केवल इसलिए बैठा था कि शोषित वर्ग को जितना दबाया जाएगा उतना ही वो सत्ता पक्के तौर पर है। मैं अभी आज की बात करूं, मैं पिछले 11 साल के इतिहास को थोड़ा सा ध्यान से, ये कहा गया 4 चीजें होनी चाहिए। एक, सत्ता शासित वर्ग, जो उच्च वर्ग है उसके पास। आज 11 साल से आप देख ले, समझ ले, सत्ता उसी के पास। दूसरा, अभी क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात कर रही। दूसरा क्या कारण हुआ कि सत्ता का ऐसा आधार बना दिया जाए, धन का ऐसा आधार बना दिया जाए, वो 2-3 शाहूकारों के बीच में रह जाए, किसी और के पास ना, बाकी सब शोषित हो जाए। उसके लिए एक लाभार्थी इशू निकाल दिया। 80 करोड़ लोगों को जिस देश में 5 किलो अनाज पर रहना पड़े, उस देश में शांति कहां से होगी? सवाल इस बात पर हम शांति ढूंढने लगे, शांति कैसे?
जब आप 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज पर पैदा कर देंगे और पिछले 11 साल से करते हैं, कोई सोच नहीं, कोई आधार नहीं। हम तो मजदूर की लड़ाई लड़ रहे थे, यहां तो मजदूर की जरूरत ही नहीं, यहां तो मजदूर का लेना देना ही है। यहां जिसका लेना देना रहा, उन्होंने क्या किया कि सत्ता का ऐसा समीकरण बना दिया कि 4 चीजों पर हथियार, धर्म के नाम पर एक ऐसे धर्म की विवेचना कर दो जिसको कहो कि ये मेजोरिटेरियनिज्म है, ये बहुसंख्यकवाद। मैं कईयों से पूछा, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू। वो बहुत बन गए। मेरा डॉक्टर अम्बेडकर से सवाल, आप बहुत तो बन गए। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 धारा 25 इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा? वो डॉक्टर अम्बेडकर ने। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे तो उन्होंने लिखा होगा, मैंने तो नहीं लिखा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? उसमें लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स, हिंदू में शामिल है बौद्ध, जैन और सिख। तो फिर हिंदू कौन है? अगर बौद्ध, जैन और सिख हिंदू है और मुसलमान तो ईसाई पहले से अलग है, पारसी तो पहले से अलग है, तो फिर हिंदू कौन है? यही बता देते तो शांति कैसे बने? सवाल शांति का। शांति कैसे एस्टैब्लिश हो? कि जब आपने कह दिया कि ये जो तीनों है, ना सिख कहता मैं हिंदू हूं क्योंकि हिंदू के विरोध पर खड़ा हुआ, ना जैन ये मानने के लिए तैयार है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो रीडर्स इन हिंदुइज्म लिखा, तो डॉक्टर अम्बेडकर तो मान ही नहीं सकता। तो मुझे बता दे तो हिंदू कौन है? तो शांति कैसे स्थापित होगी इस देश में? शांति स्थापित होगी कि हिंदू को हिंदू का स्पष्टीकरण कर दिया जाए, हिंदू किसको कहते हैं। अगर हिंदू वो 13% है तो फिर वो मेजॉरिटी में नहीं है। अगर वो 13% है तो फिर वो मेजॉरिटी में कहां है? अगर वो 70% है या 80% है या 90% है तो फिर हिंदू का डेफिनेशन क्या है? हिंदू किसको कह रहे? तो सवाल कहां झगड़ा हुआ? सवाल झगड़ा किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमान की आबादी 20% है, कोई कहेगा 14% है, तो टारगेट मुसलमान को कर दो, सारे हिंदू को कंसोलिडेट कर दो। ये शांति का पाठ कैसे पढ़ाया? शांति कैसे एस्टैब्लिश हो? सारे का सारा सिख इतिहास को हिंदू इतिहास पेश कर दिया जाए तो सिखों में शांति कैसे हो? तो शांति के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें कोई आधार ढूंढना पड़ेगा, हमें कोई विचार ढूंढना पड़ेगा कि इस देश में शांति हो कैसे। आपने तो पहले ही बांट दिया शांति का आधार ही बांट। तो हम उनसे पूछते हैं कि जिसको आप शोषित वर्ग कह रहे हैं, वो शोषित वर्ग आज उसकी क्या पोजीशन कि 5 किलो अनाज पर उसको आधार कर दिया जाए, नमक दे दिया जाए, और एक बुजुर्ग महिला से यह कहलवा दिया जाए कि जो हमें अनाज और नमक देता है हम उसके नमक को हराम कैसे कर सकते हैं, तो वोट हमें दे। तो शांति कैसे मिल जाएगी? मुझे यही बता दे कि शांति का रास्ता कौन सा हमने चुना। तो शांति का रास्ता हमने चुना ही नहीं। हम शांति की बात तो करते हैं, हम इंटरनेशनल पीस की बात तो कर रहे हैं, पर शांति हो कैसे? शांति का आधार है सबको साथ लेकर चलना। गुरु नानक ने क्या किया? गुरु नानक ने उस 70% आदमी को अपने साथ करा, और गुरु नानक ने गुरु गोविंद सिंह तक एक ऐसा समाज तैयार कर दिया। आज कभी किसी ने सोचा कि कभी किसी ने गुरुद्वारे जाते हुए किसी के साथ पूछी कि तेरी जात क्या? लंगर में किसी ने पूछा है कि लंगर में अपर कास्ट कहां बैठेगा, लोअर कास्ट कहां बैठेगा? किसी ने पूछा? उसका बर्तन साफ करना हो तो आपके हाथ से लेकर वो बर्तन आप साफ कर रहे हैं, आपसे तो वो बर्तन भी साफ नहीं करवा रहे। तो ये बराबरता का, समानता का, आपस में भाईचारे का जब तक संबंध नहीं बनेगा तो तो शांति कैसे पैदा होगी? आप किस शांति की बात कर रहे हैं? शांति पैदा हो इधर है इस्लाम को पढ़े। आप में से बहुत सारे मुस्लिम समाज के खड़े हैं। हमने अभी इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुफ्ती इकबाल साहब की शहादत का 350वां वर्ष मनाया। सलमान खुर्शीद जी भी थे, मोहम्मद अजीब भी थे, बहुत सारे मौलाना और सब लोग आए। हमारा ये कहते इस्लाम कहां खड़ा? इस्लाम खड़ा बराबर का, इस्लाम खड़ा हक पर, इस्लाम खड़ा सबको साथ लेकर चलना। तो आज हम कहां बैठे और हम कैसे चलेंगे? क्या ये इस्लाम को हम इस्लाम मान सके?
हम उसको इस्लाम को एस्टैब्लिश कर सके? नहीं कर सकते। तभी गुरु नानक ने कहा मुसलमान कहावण मुश्किल होगा तो मुसलमान कहा। मुसलमान कहना बहुत आसान है, पर कोई मुसलमान हो तो क्या है? तो सवाल उसी तरह जैसे सिख पर है, इसी तरह मुसलमान पर भी वही सवाल, इसी तरह उन लोगों पर भी वही सवाल है जो शोषित था। इसलिए शोषित को जब तक अपने बराबर नहीं बैठाओगे, शोषित को अपने साथ लेकर नहीं चलोगे, जिसको शोषित कहा जा सकता है, जो बहुसंख्यक है। मैं तभी बार बार कहता हूं कि ये जो हिंदू शब्द है, मेन कारण झगड़ा किसका होता है? हिंदू मुसलमान का, हिंदू सिख का, हिंदू ईसाई का, हिंदू पारसी का झगड़ा। इसका मतलब है कंटेस्ट में कौन? कंटेस्ट में केवल तो केवल हिंदू है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई परिभाषा नहीं। हमारा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर शांति स्थापित करना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब मिलकर हिंदू को डिफाइन कर दे, हिंदू किसको है। तो मेरा सवाल आपसे केवल और केवल इतना है, मैं आपके बीच आया आज केवल और केवल हम लोगों को ये समझना चाहिए, आज जिस हालात में देश गुजर, उस हालात से कैसे देश बाहर निकलेगा, तभी शांति स्थापित हो। मैं कई बार कहता सबको उम्मीद हम आप पर की, हमने सबको अपना मित्र बनाया, पर क्या वो भी आपको अपना मित्र बना रहे हैं कि नहीं बना? सवाल उनका, वो तो आपको मित्र बनाना ही नहीं चाहते, वो तो आपको दबा के रखना चाहते हैं। तो फिर शांति कैसे स्थापित होगी? सवाल शांति का। तो मेरी आपसे अपील है, मैंने कहीं और भी जाना था, मैंने तभी उनको कहा कि मैं हाजिर जरूर होऊंगा। मेरा आपसे सबसे आज ये दिवस जो हम इंटरनेशनल लेवल पर जो मना रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर, आज हमारा सबका फर्ज है। आज इस जरूरत है हम सब एक होकर चले, सब मिलकर चले, मिलकर आगे बढ़े। अकेला ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते, ना सिख अकेला कुछ कर सकता है, ना मुसलमान अकेला कुछ सकता है, ना जैन और बौद्ध कुछ अकेला कर सकता है। हम सबको साथ होकर मिलना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर पर एक और सवाल मैं वो भी कह, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा किसी से कोई इशू नहीं, मेरा डॉक्टर अम्बेडकर साथ भी कोई झगड़ा नहीं, पर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरफ गांधी और नेहरू कह रहे थे कि मुसलमानों को हक बराबर के दिए जाएंगे, उनको यही रहना चाहिए, और डॉक्टर अम्बेडकर के लास्ट वर्षन है कि मुसलमानों को क्योंकि देश अलग दे दिया है तो उनको बाहर चला जाना चाहिए। तो मेरा डॉक्टर अम्बेडकर से सवाल है कि आपने 22.5% रिजर्वेशन करके पहले ही कट्टर हिंदूवादी क्रिएट कर दी। मेरा सवाल है उनसे, 15% आपने रिजर्वेशन, और वो रिजर्वेशन तब तक उनके पास रिजर्वेशन है जब वो हिंदू, तो आपने पूरे के पूरे सिस्टम को हिंदुवाइज करके पेश कर दिया। ये कभी किसी ने ना सोचता है, ना सोचने के लिए, और हम आइडेंटिफाइड हो गए, हम अलग थलग पड़ गए। सवाल किस बात का होना है? तो मेरा ये कहना है कि इस हालात से जब गुजर रहा हूं, मैंने एक और बात कही अभी तालकटोरा स्टेडियम में वक्त बोर्ड पर था, मैंने वहां भी एक बात, और सारे राजनीतिक बैठे थे, ओवैसी जी भी वही बैठे, मैंने एक बात और की, इलेक्शन कैसे जीते और हारे जाते? 543 सीट, 131 रिजर्व, वो जिनके हाथ में सत्ता है वो 131 रिजर्व सीट उसकी जेब में चली जाती है। उसको तो चाहिए 142 राज्य सत्ता के लिए, और जो अपोजिशन जो कहती है हमें सत्ता मिलेगी, हम देश का भला करेंगे, हम समाज को साथ लेकर चलेंगे, वो 412 में से उसको 273 लेनी, उनको 142 लेनी। तो कैसे आप सत्ता के पास में? ये सवाल उठने चाहिए, तभी शांति हो। शांति केवल ये कहने से कि आओ मिलकर शांति शांति खेले, हम शांति खेल तो सकते हैं, हम शांति के साथ खेल तो कर सकते हैं, पर शांति स्थापित कैसे हो? सवाल सबसे बड़ा ये है, आओ मिलकर बैठो, मिलकर विचार करें। इस देश में एक नए जन जागरण की जरूरत है, और हमको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस हालात में हमने अन्ना आंदोलन ने जिस हालात में इस देश को फंसाया, उस हालात के नतीजे हैं ये 11 साल। ये अन्ना आंदोलन, हम सब वहां डांस कर रहे थे, हम सारे भाग रहे थे, अन्ना अन्ना हो रहे थे, सारे तिरंगे को लेकर घूम रहे थे। मैं तो उनसे पूछता हूँ, और इन जो पत्रकार जो आज उनका विरोध कर रहे हैं, इन्हीं पत्रकारों ने ही अन्ना आंदोलन को खड़ा किया था। तो मैं इनको सवाल उनसे थे। तो मेरा आपसे केवल और केवल निवेदन, आज ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, जहां शांति नहीं है वहां विकास नहीं हो सकता, और शांति के लिए हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, दुख और दर्द संभाल के एक दूसरे के साझे करने पड़ेंगे,
तभी शांति हो सकती है और कोई रास्ता शांति का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शरूक भाई का और बाकी का जिन्होंने कहा कि आपको आना, मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत शायद मैं कुछ बातें ऐसी कह गया हूँ, शायद उसमें किसी को लगे कि शायद कोई ऐसी बात हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगने में कोई इतराज नहीं है। पर मैं ये बात चाहता हूँ कि गुरु नानक का लास्ट वर्ष है, सच की वाणी नानक आता है, सच सुनाई सी सच की मेरा। आज सच बोलने की जरूरत है और सच बोलने के लिए हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, कि सच पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही आपसे अभिप्राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तरफ से ये बहुत 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 शुक्रिया इंदु जी। जी जी सर। मैं नुसरत जी से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। अपने दस्ते मुबारक से फरीदा मैम जी को ये मोमेंट को पेश करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सामने आ जाइए, सामने। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत जी। अब मैं गुजारिश करूंगा शौर अहमद साहब से के तशरीफ लाएं और FI इस्माइली साहब को अपने दस्ते मुबारक से पेश करें। FI इस्माइली साहब जो कोर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे हमारे तशरीफ के आप तशरीफ लाए, अपने मसरूफियत से वक्त निकाला हमारे लिए। मैं जनाब इस्माइली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। खासकर ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो इसलिए कि जो हमारे विक्टिम्स हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनकी जो नुकसान हुए उनकी भरपाई नहीं हुई अभी तक। तो आपसे गुजारिश है कि आप आइए और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा ग्रुप क्या कर सकता है, आप हमारे लिए मसले रहा है, हमें राह दिखाइए इनके लिए हम क्या करें और हम इनके लिए कर क्या सकते हैं। तशरीफ लाइए FM इस्माइली से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली राइट विक्टिम्स सॉलिडरिटी ग्रुप के कन्वीनर जनाब निसार साहब हमारे बीच में, मैट फाउंडेशन की चेयरमैन फरीदा खान साहिबा, शऊर साहब जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, साथ में सुन्नी बशीर जी, अनवर हुसैन साहब, नुसरत जी, प्रताप सिंह साहब जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ खसूसी मेहमान आने वाले थे, वो अभी तक नहीं आ पाए। शमसुल इस्लाम साहब को यहाँ आना था और त्रिपाठी जी को आना था। हमारे बीच में साहिबा फारूकी साहबा बैठी हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा आपका पूरे दिल्ली में, बहुत काम उन्होंने किया है। तो और साथ में भी दया सिंह साहब बोल के गए और राजीव कुमार जी जो प्रोफेसर थे वो बोल के गए, और साथ में इस हॉल में आप लोग जो मुस्तफाबाद से आए, बहुत से लोग इसमें राइट विक्टिम्स भी होंगे जिनके साथ वो घटना घटी। 23 फरवरी को 2020 का दिन था, शायद आप में से बहुत लोग दिन याद होगा। उजाला भरा दिन को काला दिन किया गया।
मैं कहता हूं कि कम्युनल राइट हुआ नहीं, करवाया गया। 53 लोग मारे गए, 700 लोगों की अरेस्टिंग। वो अलग बात है कि भी 4 दिन पहले कोर्ट से ऑर्डर आया, उसमें से कुछ 695 लोगों को छोड़ दिया गया। कम्युनल राइट जब होता है तो हमें कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे किसी की जान चली गई, कोई जख्मी हो गया, किसी का जल घर गया, दुकान जल गई, मगर कुछ चीजें हमें नहीं दिखती। वो जो हमें चीज नहीं दिखती है, अगर किसी बच्चे के मां बाप की कम्युनल राइट में मौत हो गई तो वो बच्चा पूरी जिंदगी बगैर मां बाप के प्यार में उसको गुजारना पड़ेगा। ये चीज हमें नहीं दिखती। यदि किसी मां बाप का बच्चा कम्युनल राइट में शहीद हो गया तो उस मां बाप को अपने बच्चे के बगैर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसको क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, ये हमें नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात कि कम्युनल राइट होने के बाद आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से बहुत से विक्टिम के बाद बताएंगे, पुलिस रेड होता है, कोर्ट केसेस होता है, कोर्ट में डेट्स में जाना आना, कितनी तकलीफ कितनी परेशानी ये होती है, ये किसी को दिखता नहीं। 2020 के कम्युनल राइट के बाद मैं जाफराबाद गया, वहां मेरी मुलाकात एक लेडी से हुई। पता चला कि जिस दिन कम्युनल राइट जो हुआ 2020 का, वो 4 दिन तक चला, 2023 फरवरी से 27 फरवरी तक चला था। तो उसके हस्बैंड और उसका बच्चा, ये हाथी जो होती है ना, हाथी जो माल ढोती है, उसके ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते थे। तो शाम में हंगामा हुआ, आगजनी हुई, नारेबाजी हुई, तो वो दोनों अपने घर से 4थी मंजिल पर घर था, वो दोनों घर के नीचे से चले गए वो देखने के लिए। उनका फोटो सीसीटीवी कैमरा में आ गया। पुलिस ने उसको सिर्फ इस बुनियाद पर अरेस्ट कर लिया। और फिर वो लेडीज जो उसके कमाने वाले, उसके हस्बैंड और उसका बेटा था, वो चले गए जेल। वो अकेली पड़ गई। तो वो गई, उसकी जान पहचान नहीं थी, वो गई किसी वकील के पास, कोर्ट गई, कोर्ट में कोई वकील मिला उससे। उस वकील ने उसे 30,000 रुपए लिए। उसने बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपए इकट्ठा किए और उस वकील को ले जाकर के दे दिया। 5-7 दिनों के बाद वो वकील भी गायब हो गया। उसने फोन अपना ऑफ कर लिया। वो भाई, कभी वो लेडी कोर्ट गई नहीं थी। आप उस लेडी का दर्द समझ सकते हैं, कितनी परेशानी हुई उसको। फिर हमारे पास जब ये कॉन्टैक्ट आया तो फिर हमने महमूद पराचा साहब का नंबर दिया। महमूद पराचा साहब बड़े वेल नोन वकील हैं, उनके पास भेजा। मगर ऐसे न जाने कितने केसेस हो, न जाने कितनी दर्द और कहानियां होंगी। मगर मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि कम्युनल राइट के बाद, इस हिंसा के बाद, लोगों की मदद के लिए, आपकी मदद के लिए कई हाथ आ गया है। उन हाथों में सबसे बड़ा हाथ निसार साहब का है। इन्होंने ये संगठन बना दिया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स विक्टिम सॉलिडेरिटी ग्रुप। उन हाथों के आगे में मैडम है, ये
फरीदा मैडम, उन हाथों मदद के हाथों में ये साहिबा मैडम आ गई, शहूर साहब आ गए, त्रिपाठी जी आने वाले वो आ गए, और जाने कितने लोग आ गए। तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने राइट विक्टिम्स के लिए मदद किया, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बनती है, जोरदार ताली बनती। आज इंटरनेशनल पीस डे है। इंटरनेशनल पीस डे की स्थापना 1981 में हुई थी, और इसका हर साल का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो, आप लोगों से पूछें, अभी दया साहब एक विशेष वर्ग की बात कर रहे थे, आप उनसे पूछें शांति का मतलब क्या होता है, वो बताएगा पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ स्पिरिट। आप कोई बाबा होंगे, उनसे पूछिए पीस का क्या मतलब, बताएंगे वो। मगर पीस का मतलब होता है, जो हमारे लिए पीस का मतलब है कि आप जो लोग राइट के विक्टिम्स हैं, वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत फिर से करें। पीस का मतलब होता है कि लोगों को आपस में जोड़ें। पीस का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और जो एक दूसरों की मदद करने में खुशी होती है, ये फरीदा मैडम बताएंगे आपको, और साहिबा बताएंगी, फारूकी साहिबा, कि दूसरों को मदद करने में जो खुशी होती है, वो खुशी कहीं और मिलती नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पीस डे हम इस तरीके से मनाएं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए आगे आए, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। मेरे सामने बहुत सी आप बहनें बैठी हैं, अभी उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इनके जो हालात हैं, आपके जो हालात हैं, उनके क्या सॉल्यूशन है। जब भी कम्युनल राइट होता है, सरकार एक मुआवजे का ऐलान कर देती है, और कईयों को वो मुआवजा मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। उसमें सर्वे होता है, बहुत तामझाम होता है। आदमी जब गिरता है, सड़क दुर्घटना हो जाए, सीढ़ी से गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, उसे सहारे की जरूरत होती है। सरकार को इन जो विक्टिम्स है राइट की, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनके लिए एक विशेष पैकेज की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ये मेरी डिमांड है सरकार से। उनके बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ये लेडीज बैठी हैं, मैं जानता हूं कि अगर स्पेशल पैकेज में आपको घर पे काम करने के लिए कोई ऐसा रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाए कि आपको घर के अंदर से काम मिलने से कोई इनकम हो जाए, कुछ जॉब मिल जाए जो आप घर से कर सकते हैं, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि ये हम सबको ये बात करनी चाहिए, स्पेशल डिमांड की बात करनी चाहिए। मैं जब इस इलाके में आया, ऐसे तो आता रहता हूं, मैं देखता हूं मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद और दिल्ली का एक दूसरा इलाका भी बहुत पास में है मैडम, उसको लुटियन जोन कहते हैं। मैं सोचता हूं कि मुस्तफाबाद जो फैसिलिटी उधर है जमुना के उस पार, जहां पर एमपीज रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं,
वो भी दिल्ली का एक पार्ट है। तो जो वहां स्कूल है, जो वहां कॉलेज है, जो वहां यूनिवर्सिटी है, वो फैसिलिटी मुस्तफाबाद में क्यों नहीं हो सकती? जो फैसिलिटी उन्होंने उधर दे रखी है दिल्ली के दूसरे पार्ट में, वो मुस्तफाबाद सीलमपुर के इलाके में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हुई? 80 साल हो गए, क्यों नहीं सोचा उन लोगों ने? आपके रिप्रेजेंटेटिव यहां एमपी जीतते हैं, एमएलए जीतते हैं। तो बहरहाल इस बात की भी डिमांड की जाएगी कि जो फैसिलिटी आप दिल्ली के दूसरे साउथ दिल्ली में दे रहे हो, वही फैसिलिटी आपको मुस्तफाबाद और इस इलाके में जमनापाड़ में देनी पड़ेगी। ये आप सबको मिलकर हमारे साथ डिमांड उठानी पड़ेगी। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूं कि हम लोग जो मुस्तफाबाद में हम सभी लोग रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हम सब मिलकर के इस इलाके को क्या दे सकते हैं? हम इस इलाके को क्या कर सकते हैं? क्या क्या काम कर सकते हैं? तो मेरे ध्यान में एक बात आती है कि भाई मुस्लिम समाज को खासतौर पर लेकर के बड़ा बैड परसेप्शन है, बड़ी सारी गलत फहमियां हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं उस कमेटी का चेयरमैन, उसमें करीब 7 स्टेट से बाहर से बसें जाती हैं दिल्ली में, झारखंड से, बिहार से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, आसाम से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से बसें जाती हैं। तो वो बसें, बहुत सारी बसें जो निजामुद्दीन दरगाह पे जाती हैं, ज़ायरीन आते हैं तो दरगाह पे जाते हैं। तो निजामुद्दीन दरगाह पे लैट्रिन बाथरूम, मैंने बाहर रोड पे, जब वहां आप उतरेंगे, वहां फ्लाईओवर बना है और वैसे कुछ बना हुआ है, वहां लैट्रिन बाथरूम का कोई इंतजाम नहीं है। अब बस के अंदर ज़ईफ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। अब किसी को मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो कहां जाएगा? तो जो ज़ायरीन आते थे, वो बस जब खड़ी होती थी, बस के किनारे वो बैठ कर करके उनको जो अपना फारिग होना था हो जाते थे। तो जब खत्म होता था तो उस इलाके में आप समझिए हजारों लोगों की एक तरह से गंदगी वहां पर, तो वो पूरा इलाका महका करता था। तो वो महारानी बाग में अपने हिंदू भाई रहते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहां पर एक बहुत बड़ी, वहां पर आईटी गुजरात रहा करते थे, वो कॉलोनी, वहां वो लोग रहते हैं। तो उनकी शिकायत हमारे पास आई कि साहब देखो, ये उर्स होता है, आप अपना धर्म मनाते हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहला स्टेप ये लिया कि जब हमारा बुराड़ी में कैंप लगा, हमने वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जो बस दिल्ली में आएगी वो बुराड़ी से निजामुद्दीन वो वाली बस नहीं जाएगी। वो हमने डीटीसी बस का फ्री में इंतजाम किया। डीटीसी में फारिग होके अपना आप नहा धुल के फ्रेश होकर के आप डीटीसी की बस में बैठे और जाएं और अपना जियारत करें और वापिस आए। उसका नतीजा ये निकला कि वो जो शिकायत थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। तो मैं वही चीज इस इलाके के लिए एक छोटा सा प्लान सोच रहा था कि हमारा एक त्योहार आता है बकरीद, बहुत कुर्बानियां होती हैं और जो सरकार कर सकती है वो भी करती है, मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि भाई उसका जो वेस्ट होता है, जो सामान होता है, वो रोड पर लोग फेंक देते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मैंने इसका भी 8 महीने का वक्त है, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, मैं एक टीम बना रहा हूं कि बकरीद में इस बार मैं सरकार से भी बात करूंगा, जो कंसर्न एजेंसी है, एनसीडी कमिश्नर है, उनसे बात करूंगा, जो यहाँ के एमपी उनसे बात करूंगा, जो काउंसिलर उनसे बात करूंगा, जो एमएलए उनसे बात करूंगा। जो बकरीद अगर आए तो आपका वेस्ट किसी खास जगह में फौरन चला जाए, इलाके में गंदगी और बदबू नहीं होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश रहेगी और इसके लिए आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा,
कि अभी दया सिंह साहब ने कहा, राजीव सिंह साहब ने कहा कि शांति कैसे आएगी। शांति इंसाफ से आएगी। अगर आप, चाहे वो बच्चा, चाहे हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात की हो, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उस बच्चे को, उस परिवार को, उस फैमिली को रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी की रोटी नहीं छीननी। आज हमारे देशवासियों को लोग विदेशी कह रहे हैं। इससे शांति आएगी क्या? नहीं आएगी। शांति सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से आ सकती है। और मेरे ख्याल से मैं एक लफ्ज में आपको कहूं कि इस्लाम का असली जो मानी है वो है इंसाफ। मैं इन्हीं चीजों से अपनी बात खत्म करता हूं और ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं आपके लिए, राइट विक्टिम्स के लिए, निसार साहब कहाँ गए? उधर खड़े। जो भी कुछ कर सकता हूं, फरीदा मैडम, इन्होंने भी अपनी कहानी बताई। आपने देखा कि भाई किस तरीके से एक नासाजगार हालात में इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है कि महिलाएं जो है, अगर आप चाहें, ठान लें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल से छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आप सबने देखा होगा, जब हाथी छोटा सा होता है तो उसके पैर में जंजीर बांध देते हैं, तो बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो जंजीर तोड़ नहीं पाता। और उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मैं जंजीर तोड़ नहीं सकता। जब हाथी बड़ा हो जाता है और बिल्कुल इतनी ताकत है कि आज उसके सामने पेड़ भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसका महावत उसके पैर में वो जंजीर डाल देता है, वो पैर से बांध देता है। उसके बाद बच्चे उसको पत्थर मारे, कुछ भी करे, कैसी हरकत करे, वो कुछ नहीं करता, कोई जुम्बिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं जंजीर नहीं तोड़ सकता। आज हमारी हालत भी कुछ ऐसी है, हम ये सोचते हैं कि हम जंजीर तोड़ नहीं सकते, हमारे लिए कोई आएगा वो जंजीर तोड़ेगा। तो हमें ये जंजीर तोड़नी चाहिए और हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम सब में एक ताकत है, हमारे अंदर खुद एक इंसान ऐसा छुपा हुआ है जो एक ताकतवर है, हम उसको बाहर लाना चाहिए। 2016 के अंदर एडी नाम का एक शख्स 500 किलो वजन उठा लेता है। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि एक भूमि इंसान 500 किलो वजन किसी कीमत को उठा नहीं सकता, लेकिन उसने 500 किलो वजन उठा दिया। बड़े बड़े स्कॉलर, डॉक्टर्स और उसके बाद जाते हैं उससे पूछते हैं कि एक इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है, मेडिकल इस बात को प्रूफ नहीं करता कि एक इंसान 500 किलो वजन उठा सकता है, आपने कैसे उठा लिया वजन? वो कहता है जब मैं वजन उठा रहा था तो मैंने सोच के वजन उठा रहा था कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी एक गाड़ी के नीचे दब चुके हैं और मुझे ये गाड़ी उठाने किसी तरह से उन बच्चों को निकालना है। तो मैं, हम सब जो उस उम्र तक पहुंच चुके हैं कि हमें भी आने वाले बच्चों के लिए ये वजन उठाना है, ये बोझ है हमारे पास जिसको हम उठाएंगे और अपने आने वाले बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए इनको निकालेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब का जो उन्होंने अपने ख्यालात पेश करे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि एक वक्फा है जिसमें हम सब ऊपर चलते हैं, कॉफी पीते हैं और 10 मिनट में वापस आते हैं। आइए सब लोग कॉफी पीजिए। हम जात धर्म से ऊपर हैं, इंसान बन कर आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के भेजा है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजा। हमारी पहचान इस बात से होगी कि हम आँख खोल के देखते हैं कि नहीं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं। अगला शेर, सूरज हमें अपना लगता है जो दूर करोड़ों
नहीं दिखता, ये भरम मिटाने आए हैं। संतान है हम एक मालिक के, और रोए दुख को भी अपना समझे, ये हमारी कोशिश हो ये बात बताने। दुनिया में पीर पैगंबर आए हैं। संतान है हम एक मालिक के। साथियों, साहिबाने गजब की सादगी के साथ बड़ी माहौल, हमारा समाज, हमारे देश में जो स्थितियां बनी हुई है, उन स्थितियों को हम सब मिलकर कुछ कम कर सके। जो स्थितियां, जो नफरत भरी हुई है, हम उसको अपने प्रयासों से कम कर सके, नफरत हम दूर कर सके। और इसी मकसद को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स विक्टिम सॉलिडेरिटी ग्रुप का गठन किया गया है। और इसके मकसद को लेकर मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शौर जी को। आप आए और पुनः अपना मकसद आप पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का खैर में स्वागत है। और हम अपने दूसरे शिक्षक के बनाए जो लीडर होगा दूसरा शिक्षक शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ शिक्षक को सुना, उसके लिए शुक्रिया। अब हम अपना दूसरा शिक्षक शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग फर्स्ट सेशन में नहीं आए थे, तो मैं दोबारा से नॉर्थ ईस्ट राइट के बारे में उसे ऑब्जेक्ट मकसद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमने ये देखा कि दिल्ली में राइट्स को 2003 छोटे बड़े राइट्स हुए हैं, लेकिन बड़ा अजीब लगता है तो भारत की राजधानी दिल्ली में राइट्स होते हैं। और ये राइट्स हमने देखे ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही राइट ज्यादा क्यों होते हैं। लोग अनएजुकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट है, तो राइट्स ऐसे नहीं होते, राइट्स मिनी प्लान होते हैं। यहाँ पर भी मिनी प्लान हो गए 5 साल हो गए, अभी तक कंपनसेशन तो पता नहीं। अलग अलग कुछ सीनियर वकील अलग अलग केस लड़ रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं, कहीं को विकास में लड़ रहे हैं, कहीं को साधन लड़ रहे हैं, कहीं को सरकार के बहुत वकील लड़ रहे हैं। जो क्लास से पहले भी हो पा रही है, दूसरे तबके के जो इसके जिम्मेदार थे वो सब चले जाए, उनके लिए कोई अपील आने के लिए कोई वकील नहीं है, उनका हमारे पास पहले चाहिए। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव बना, हम लोगों ने मीटिंग की और उसके बाद मकसद बनाया कि क्यों ना अपनी लड़ाई जो लड़ना सीखे, आगे राइट्स ना हो, तरह की दोबारा में मानते ना हो। इसमें नॉर्थ ईस्ट राइट्स विक्टिम का हमने गठन किया और फिर एक आर्टिकल बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस संस्था के अंदर, इस संगठन के अंदर दोनों थर्ड राइट विक्टिम होगी उसे ना, क्योंकि संस्थाएं, मैं किसी पर दाव नहीं लगा रहा, संस्थाएं आती है और कई बार पूरी लड़ाई लड़नी तो छोड़ने चली जाती है। तो इसलिए दो थर्ड विक्टिम इसके अंदर होंगे और आगे इस लड़ाई को सभी लोगों के साथ लाने के लिए लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। बाकायदा हम ये चाहते हैं कि विक्टिम्स का एक ग्रुप हो। मैं देखा यहाँ पर बिहार के लोगों का भाग के लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं है, वो अपनी परेशानी को अपने अलग अलग मुद्दों से लड़ रहे हैं।
ऐसा भी देखा कि सरकार के लोगों को कंसेशन बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद लोगों को कुछ संस्थाओं ने अच्छा कंसेशन किया, कहीं पर मुकदमे बीच लटकी में है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो इसलिए इसको दोबारा से हमारी कोशिश है कि कम से कम हम एक भाईचारा आपस में कायम कर ले, आपस में जोड़ ले। इसी मकसद को लेकर इसको हमने बनाया है। ये हमारी लड़ाइयां बिल्कुल लड़नी जानी चाहिए। इसमें हम सब मिलकर एक साथ अपने हम तैयार करें। आगे इस तरह की वारदातें ना हो, ऐसे हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। हमने ये आगाज इसलिए किया कि हमारा मकसद दुनिया के अंदर शांति कायम करना है। आपने बहुत अच्छे बड़े दिन यहाँ पर आए थे सुना, लेकिन शांति कैसे स्थापित हो सकती है, कैसे कायम हो सकती है, उसके लिए इंसाफ है। इंसाफ के बगैर अमन नहीं हो सकता। तो इंसाफ के लिए लड़ाई संघर्ष करना होता है, लड़ना होता है। हमारी कोशिश है कि उसको लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और चुप करेंगे, बेतम करेंगे। बस ये इसका मकसद है और ये हमारा ही मुल्क है। हमें लोग बना रहे हैं, आप लोग फॉलो करेंगे। ये समझिए कि आप मुद्दे विश्वासी के लोग हैं। हमने धर्म की कोशिश करिए नंबर देने की, उनको बुलाएंगे, गवर्नर मीटिंग करेंगे, बार मीटिंग करेंगे और चुप दोबारा बैठेंगे। और वकीलों को भी कोशिश करेंगे कि एक पैनल बनाए ताकि हमें इकट्ठे हम कर पाए, इकट्ठे होकर कर पाएंगे। हमारे वक्तागण आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम उनके स्वागत के साथ उनको हम मंच पर बुलाना। सबसे पहले हमारी वक्ता है शहबा फारूकी और इनका स्वागत करेंगी नुसरत जहां। बुके देकर इनका स्वागत करें। नुसरत जहां, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमें खेद है और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में महिला मुद्दों को लेकर, महिला न्याय को लेकर, महिला अधिकार को लेकर हमेशा वो संघर्षरत रही है और इस समय वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए अपने काम को जारी रखे हुए हैं। जनवादी महिला समिति, जनवादी महिला समिति। हमारे दूसरे अतिथि हैं जनाब शमसुद जोहा और इनका स्वागत करेंगे अनवर हुसैन जी। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। इनका परिचय है, ये सहयोग के डायरेक्टर हैं और ये अपने सामाजिक हमेशा वो हमारे समाज में अपना योगदान देते रहेंगे अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा। इसके बाद हमारे अतिथि हैं जनाब शोएब रजा, जनाब शोएब रजा और इनका स्वागत करेंगे शऊर अहमद जी। शोएब रजा ये एडिटर है, हमारा समाज एक उर्दू मैगजीन है, एक उर्दू पत्रिका है और उर्दू अखबार है, उर्दू अखबार है, ये डेली न्यूज है और ये अपनी प्रखर लेखनी के लिए जाने जाते हैं। अपनी लेखनी के द्वारा ये हमारे समाज को बेदारी का काम करते हैं।
हमारे अतिथि आ चुके हैं। डॉक्टर B.K. त्रिपाठी। डॉक्टर B.K. त्रिपाठी इनका जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ में। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। डॉक्टर B.K. त्रिपाठी का स्वागत करेंगी और फरीदा खान बुके देकर स्वागत करेंगी। डॉक्टर B.K. त्रिपाठी रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए IIT दिल्ली में और एक सोशल एक्टिविस्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो विज्ञान जानने वाले हैं, ये एक फेमस प्लाज्मा फिजिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट है और साथ ही साथ एक बहुत ही नामी जो सद्भाव मिशन है, सद्भाव जैसे नाम से आप जानते हैं, सद्भावना को बढ़ाने के लिए इस मिशन के संस्थापक है और इस मिशन के द्वारा वो अपना सामाजिक काम जारी रखे हुए। तो पुनः मैं हमारे जितने भी अतिथि हैं इन सबका फिर से स्वागत करती हूँ और देर न करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज के इस दूसरे सत्र के कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगी सहबा फारूकी जी। एक बार पुनः आप उनका ताली से स्वागत करें। स्टेज पर बैठे हुए तमाम साथियों, भाइयों बहन, सबसे पहले तो मैं मशहूर साहब का और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आकर के मुझे अपनी बात रखने का और ये इज्जत दी। आपने मुझे यहाँ बुलाया जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, बहुत सुबह से ही ये सत्र चल रहा है और अलग अलग लोग अलग अलग बात आपके सामने रख के गए हैं। हमको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि ये दौर जो इस वक्त जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है बहुत ही खतरनाक और मुश्किल दौर है, क्योंकि ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन हार गए, ये पार्टी आ गई, वो पार्टी, ऐसा नहीं। ये दौर एक नजरियाती, एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा की लड़ाई का दौर है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क को धकेल करके अंधेरे में ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। आज हमको फैसला करना है कि हम किस तरफ जाएंगे, हम किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जब जंग की आजादी चल रही थी तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जो लोग आगे आगे इस लड़ाई में शामिल रहे, वो कम्युनिस्ट पार्टियों के कम्युनिस्ट थे, लाल झंडे के लोग थे जिन्होंने और लोगों के साथ मिलकर के इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान करी, अपने आप को जेलों में सड़ाया। लेकिन वो इस हिंदुस्तान के लिए नहीं सड़ाया था जो हिंदुस्तान आज बन करके सामने है। आपने सुना होगा कि ये मुल्क जब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, जिसमें बार बार जिक्र आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा रोल था, वो ये सोच के ही बनाया गया था कि इस मुल्क के अंदर 1000 तरह के जबानें बोलने वाले लोग, मजहबों को मानने वाले लोग
जातियों को मानने वाले लोग, प्रांत हैं, हर तरह के अलग अलग रंगों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए यहाँ कोई एक मजहब, कोई एक जाति, कोई एक जबान नहीं थोपी जा सकती, सबको साथ लेके चलना होगा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को जाने वाली पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, जिन्हा के नेतृत्व में कायदे आजम जिनको कहा जाता है, उन्होंने बहुत क्लियर कट साफ ही बहन बनाया था कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। वो कितनी इस्लामिक बनी कितनी नहीं बनी ये उनकी जिम्मेदारी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कभी किसी ने नहीं की। सबने ये कहा कि ये मुल्क सबका है, सबका ही रहना चाहिए, इस मुल्क को एक आजाद मुल्क के तौर पे रहने की जरूरत है। उस वक्त भी आरएसएस यही बात कह रही थी कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये संविधान लागू नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर इस मुल्क को चलना चाहिए। उस लड़ाई में सबसे आगे अगर किसी ने रोल प्ले करा, उस नजरियाती लड़ाई में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रोल प्ले करा तो वो थे कम्युनिस्ट। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह को इसलिए अंग्रेजों ने फांसी पे नहीं चढ़ाया था कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसा बम फेंक दिया था जिससे कोई नुकसान नहीं होना था, केवल धुआं फूला। वो कोई इतनी बड़ी खता नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्यों उनको फांसी पे चढ़ाया? क्योंकि भगत सिंह एक ख्यालात की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह ये बात कह रहे थे कि ये मुल्क आजादी के बाद जिस दिशा में जाना चाहिए वहां इंसान को इंसान के बराबर होना चाहिए, वहां मजहब के आधार पे, जबान के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मुल्क चाहता हूँ, इसलिए उनको फांसी। अंग्रेज उनसे डरते थे और आज भी वो लोग जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो इस समझ से डरते हैं, इस विचारधारा से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। आपको याद होगा मोदी जी का बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि कम्युनिस्ट ये बहुत खराब होते हैं, इनसे मैं डरता हूं। मैं बार बार ये बात क्यों दोहरा रही हूँ आपके सामने कम्युनिस्ट क्लब? इसलिए कि कम्युनिस्टों के बारे में खास तौर से मुसलमानों के अंदर एक खास पसंद की झिझक है, एक दूरी बना रखी है उनसे, ये कहते हुए कि ये दहरिए होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा को नहीं मानते, इसलिए हम इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहते। मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहती हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी के किसी डॉक्यूमेंट में, किसी संविधान में, किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जो मजहब को मानेगा वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता या वो इस आंदोलन में नहीं आ सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। हम बिल्कुल साफ बात ये कहते हैं कि मजहब और सियासत अलग अलग चीज है। मजहब को अगर सियासत से मिलाओगे तो ये खून की नदियां बहेंगी जो 92 में हमने देखा। जिस तरह से धार्मिक रूप से जो रथ यात्रा निकाली गई थी, राजनीति की गई थी, सियासत की गई थी, उस सियासत को जिस तरह से जोड़ा गया था लाकर के मजहब के साथ, उसने क्या अंजाम दिया आज तक भुगत रहे हैं और सदियों भुगतेंगे उस गंदगी की। तो साथियों, हमारी समझ बिल्कुल साफ है और इसीलिए जब किसी किस्म का कोई आपदा आती है, कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा शुरू होता है, किसी तरह की कोई समाज के अंदर बांटने की कोशिश होती है, तो हम बिल्कुल सबसे पहले कतारों में नजर आते हैं। 2020 में भी यहाँ बैठी हुई है बहुत सी बहनें गवाह होंगी। 2020 में जनवादी महिला समिति हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या नौजवान सभा हो, कोई भी हो जिसके लोग आज आपके बीच में हैं भी, उन सब लोगों ने मिलकर के एक एक घर के अंदर जाकर के लोगों को खाना पहुंचाया, लोगों के साथ बात करी, उनको सहूलत दी, उनकी वेलफेयर किया। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान है या हिंदू है, इसलिए कि दंगा इस मुल्क के लिए खतरनाक है, इसलिए कि फिरका परस्ती इस मुल्क को जला रही है, सांप्रदायिकता इस मुल्क को जला रही है। हमारी मोदी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मोदी, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो,
हमें उनसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी सोच से हमारा झगड़ा है और रहेगा। बहुत क्लियर बात। शख्स मौजूद हैं कि जिन्होंने हुकूमत की आंखों में आगे डालकर बात करी और एक इतना बड़ा साहस उन्होंने दिखाया था कि उस ज़माने के अंदर सारे अखबार मीडिया सब में छा गए थे। और वो हमारे खुशनसीबी के हमारे मौजूद है डॉक्टर फहीम साहब में एक बार कम कर जोरदार ताली से इनका स्वागत करें डॉक्टर फहीम साहब का, कि वो इंसान है जो हर किसी के लिए खड़े हैं और बहुत अच्छे सोशल स्टेक NGO भी चलाते हैं और उसमें 25 साल से ये कामयाबी और हुकूमत से हर वक्त सवाल करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में योगी जी से भी ये डायरेक्ट बात इसमें सवाल जवाब इन्होंने करे थे और ऐसे ही लीडर इंसान की जरूरत है और ऐसे लीडर हमें बनना चाहिए। हमारे लिए मुश्किल रहा है ऐसे लोग, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। हेलो, अब मैं प्रोग्राम अपना में है तो मैं बुलाना चाहूँगा इंदुमती जी को, वो सहबा फारूकी जी का अवार्ड देकर सम्मानित करेगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम इतना जो कुछ रखा है तो अवार्ड वर्ल्ड पीस डे अवार्ड हम दोनों सरकार की ओर देना चाहते हैं सहबा फारूकी। मैं तो यहाँ बुला मैं उसमें जहाँ बुलाऊंगा जो BK त्रिपाठी जी का अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। BK त्रिपाठी जी अवार्ड किसी काम करते हैं उनका बनता है, उनको दिया जाना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि वो आए और हमारे अवार्ड को स्वीकार किया। अब मैं अनवर भाई को, हमारे अनवर भाई को बुलाऊंगा, उस शोएब रजा साहब को अवार्ड से सम्मानित करेंगे, वर्ल्ड डे पीस अवार्ड। अब मैं हमारे कुछ हमारे बारे में ऐसे ये प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट विकसित सोसाइटी ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज था, लेकिन इसको मैनेज किया दूसरा मैनेजमेंट संभाला, क्योंकि ये अभी फॉर्म हो रहा है सोसाइटी ग्रुप, तो उसको फिलहाल अभी उसका मैनेजमेंट संभाला था बैट फाउंडेशन। तो हम उस बैट फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को अवार्ड देंगे, वर्ल्ड डे पीस अवार्ड देना चाहते हैं, जिसमें मैं अनवर भाई को बुलाऊंगा और डॉक्टर फहीम साहब से अनवर भाई का वो अवार्ड देंगे। डॉक्टर फहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनवर को बर्थडे सम्मान देते हुए अब मैं इंदुमती जी को बुलाऊंगा और इंदुमती जी की डॉक्टर हमारे भी इलियास साहब सोशल एक्टिविस्ट, बहुत फेम दिल्ली के एक्टिविस्ट हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इंदुमती जी का स्वागत करें अवार्ड दे वर्ल्ड पीस डे अवार्ड से। डॉक्टर इलियास साहब वर्ल्ड डे पीस से सम्मानित करते हुए मैं दूसरा जगह बुलाऊंगा और संतोष लोहा साहब से गुजारिश है कि वो दूसरा जगह को अपने हाथ से अवार्ड दें। सब शुक्रिया साहब
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऊपर आपको लंच ले जा सकते हैं, लेकिन लंच के बाद प्रोग्राम अभी 4 बजे तक चलेगा, तो थोड़ा सा लंच करके आ जाइए, फिर बैठेगा, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट वह भी हो रही है और कुछ आंसर भी होने हैं, उसके बाद फोटोग्राफी भी हो रही है। तो आप पहले लंच कर लीजिए, लंच के बाद प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे आधे घंटे पौने घंटे का। शख्स मौजूद हैं कि जो जिन्होंने हुकूमत की आंखों में आगे डालकर बात करी और एक इतना बड़ा साहस उन्होंने दिखाया था कि उस ज़माने के अंदर सारे अखबार मीडिया सब में छा गए थे। और वो हमारे खुशनसीबी के हमारे मौजूद है डॉक्टर फहीम साहब में एक बार तो हम जोरदार ताली से इनका स्वागत करें डॉक्टर फहीम साहब का, कि वो इंसान है जो हर किसी के लिए खड़े हैं और बहुत अच्छे सोशल स्टेक NGO भी चलाते हैं और उसमें 25 साल से ये कामयाबी और हुकूमत से हर वक्त सवाल करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में योगी जी से भी ये डायरेक्ट बात इसमें सवाल जवाब इन्होंने करे थे और ऐसे ही लीडर इंसान की जरूरत है और ऐसे लीडर हमें बनना चाहिए, हमारे लिए मुश्किल रहा है ऐसे लोग, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। हेलो, अब मैं प्रोग्राम अपना शुरू में है, तो मैं बुलाना चाहूँगा इंदुमती जी को, वो सहबा फारूकी जी का को अवार्ड देकर सम्मानित करेगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम इतना जो कुछ रखा है तो अवार्ड वर्ल्ड पीस डे अवार्ड हम दोनों सरकार की ओर से देना चाहते हैं। सहबा फारूकी मैं तो यहाँ बुला मैं उसमें जहाँ बुलाऊंगा जो BK त्रिपाठी जी का अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। BK त्रिपाठी जी अवार्ड जो काम करते हैं उनका बनता है, उनको दिया जाना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि वो आए और हमारे सवाल को स्वीकार किया। अब मैं अनवर भाई को, हमारे अनवर भाई को बुलाऊंगा, उस शोएब रजा साहब को अवार्ड से सम्मानित करेंगे, वर्ल्ड डे पीस अवार्ड। अब मैं हमारे कुछ हमारे बारे में ऐसे ये प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट विक्टिम सोलिडरिटी ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज था, लेकिन इसको मैनेज किया, उसका मैनेजमेंट संभाला, क्योंकि ये अभी फॉर्म हो रहा है सोलिडरिटी ग्रुप, तो उसको फिलहाल अभी उसका मैनेजमेंट संभाला द बैट फाउंडेशन। तो हम उस बैट फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को अवार्ड देंगे, वर्ल्ड डे पीस अवार्ड देना चाहते हैं, जिसमें मैं अनवर भाई को बुलाऊंगा और डॉक्टर फहीम साहब से अनवर भाई का वो अवार्ड देंगे। डॉक्टर फहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनवर को बर्थडे सम्मान देते हुए अब मैं इंदुमती जी को बुलाऊंगा और इंदुमती जी की डॉक्टर हमारे भी इलियास साहब सोशल एक्टिविस्ट, बहुत फेम दिल्ली के एक्टिविस्ट हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इंदुमती जी का स्वागत करें अवार्ड दे, वर्ल्ड पीस डे अवार्ड से। डॉक्टर इलियास साहब वर्ल्ड डे पीस का सम्मान करते हुए मैं दूसरा जहाँ बुलाऊंगा और सब कुछ वहाँ से आपसे गुजारिश है कि वो दूसरा जहाँ को अपने हाथ से अवार्ड दें।
सब थोड़ा सा आप पढ़ने में सवाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऊपर आपको लंच के लिए जा सकते हैं, लेकिन लंच के बाद प्रोग्राम अभी 4 बजे तक चलेगा, तो थोड़ा सा लंच करके आ जाइए, फिर बैठेगा क्योंकि बीके पार्टी वह भी हो रही है और कुछ आंसर भी होने हैं, उसके बाद फोटोग्राफी भी हो रही है। तो पहले लंच कर लीजिए, लंच के बाद प्रोग्राम कंटिन्यू